तो आज का हमारा टॉपिक होगा सीबीसी के इंटरप्रिटेशंस कैसे होते हैं। सेल काउंटर्स सब जगह हैं, कई तरह के सेल काउंटर्स हैं, 3 पार्ट, 5 पार्ट, कूल्टर, ट्रांसेशिया, सबका फंक्शनिंग करीब करीब एक ही तरह का है। तो हम देखेंगे सब तरफ सेल काउंटर्स ही हैं। अब आप नॉर्मल मैनुअल सीबीसी, मैनुअल हीमोग्लोबिन, मैनुअल आरबीसी काउंट, मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंट आप कहीं नहीं देखते हैं। तो हम वो सेल काउंटर की जो स्ट्रिप आती है, जो प्रिंट आउट आता है, हम उसको इंटरप्रेट कैसे करें। स्पेशली आप लोगों के पीएचसीज में भी हमेशा सेल काउंटर्स होते हैं, तो उनके इंटरप्रिटेशंस क्या है और हम आगे कैसे बढ़े उनके साथ। तो सेल काउंटर्स क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं। जो उनको सेल काउंट करना है वही सेल काउंट करते हैं। एक वॉल्यूम के लिए भी 1.01 फेम्टोलीटर्स के लिए भी वो प्रिसाइज होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। उनको आरबीसी करना है मतलब आरबीसी काउंट ही करेंगे। एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट, तो बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं। जो उनको सेल काउंट करना है वही करेंगे। तो ये दो तरह के सेल काउंटर्स होते हैं। एक होता है 3 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर्स, इसमें 3 ग्रुप्स में डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं। ये हो गया एक लिम्फोसाइट, ये मिड सेल्स में आपका आ जाता है मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल्स, और ये ग्रैनुलोसाइट्स। और दूसरे तरह के होते हैं 5 पार्ट सेल काउंटर्स, इसमें वो डब्ल्यूबीसी को 5 पार्ट्स में काउंट करेगा। लिम्फोसाइट्स अलग से बताएगा, मोनोसाइट्स अलग से बताएगा, न्यूट्रोफिल्स अलग से बताएगा, इओसिनोफिल्स अलग से बताएगा और बेसोफिल्स अलग से बताएगा। तो इस तरह से ये 2 तरह के सेल काउंटर्स हुए। दोनों की फंक्शनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल्स में। और उसके अलावा वो आरबीसी और प्लेटलेट काउंट तो करता ही है। अब रिपोर्ट फॉर्मेट्स इस तरह से निकलता है। इसमें ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कितना डब्ल्यूबीसी काउंट है, कितना न्यूट्रोफिल है, कितना लिम्फोसाइट है, एंड सो ऑन। और ये ग्राफ है। तो हमारी क्या आदत बन चुकी है, हम हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज पे देखते हैं, और उसमें भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी काउंट और आरबीसी काउंट और प्लेटलेट्स में स्टक हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स में हम लोग स्टक हो जाते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग हो जाता है। 3 चीजों पे आते हैं। पर ये जो ग्राफ्स होते हैं, ये जो अलग अलग आरबीसी का ग्राफ है, डब्ल्यूबीसी का ग्राफ है, प्लेटलेट्स का ग्राफ है, ये बहुत सी कहानी बोल जाते हैं। आपको वैसे तो पीएस तो आपको देखना ही पड़ेगा, पर आपको ग्राफ भी बहुत सारी कहानी बोल जाते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि ग्राफ्स किस तरह से इंटरप्रेट किए जाते हैं। सो नेवर इग्नोर द ग्राफ्स एंड पेरिफेरल स्मीयर्स। तो सीबीसी के साथ आपको पेरिफेरल स्मीयर देखना और ग्राफ देखना भी बहुत जरूरी होता है। अभी जो नॉर्मल हिस्टोग्राम होता है, ये प्लेटलेट की, ये कैसे सेल काउंटर कैसे काउंट करते हैं, उनका सेल का वॉल्यूम कितना है। तो प्लेटलेट्स आपने पढ़ी होगी कैसे छोटी छोटी टाइनी सी होती हैं। तो 30 फेम्टोलीटर्स के नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये प्लेटलेट्स का ग्राफ रहेगा, और 30 से 200 फेम्टोलीटर्स का आरबीसी ग्राफ रहेगा। और वो जो सेल काउंटर्स होते हैं उनके पास 2 चैनल्स होती हैं। एक चैनल में वो प्लेटलेट और आरबीसी एक साथ काउंट करता है और एक चैनल में वो डब्ल्यूबीसी काउंट करता है। ये हम फिर से देखेंगे। ये देखिए, पहला जो नॉर्मल ग्राफ था, कैसे प्लेटलेट्स अपनी जगह आके बैठ गया ये ग्राफ, और यहाँ से थोड़ी दूरी पे आरबीसी ग्राफ शुरू हो गया। अब अगर ये दोनों मर्ज हो जा रहे हैं, प्लेटलेट्स खत्म ही नहीं हुई कि आरबीसी शुरू हो गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये यहाँ तो जायंट प्लेटलेट्स की वजह से क्रिएट हुआ है। यहाँ तो बहुत सारे माइक्रोसाइट्स हैं। जब आयरन डेफिशिएंसी में बहुत छोटे छोटे माइक्रोसाइट्स आ जाते हैं, जब पेशेंट को हीमोलिटिक एनीमिया होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, तो उसके छोटे छोटे आरबीसी के टुकड़े हो जाते हैं जब वो कैपिलरी से पास होता है। तो ये जो कैपिलरीज, जो फ्रेगमेंटेड आरबीसी है, वो भी इस जगह पे काउंट हो जाएंगे, क्योंकि वो आरबीसी के टुकड़े हैं तो डेफिनेटली वो 50 फेम्टोलीटर से छोटे रहेंगे, तो वो प्लेटलेट के वाले चेम्बर में काउंट हो जाते हैं। क्योंकि मशीन क्या कर रही है, मशीन डजंट नो कि वो आरबीसी है कि प्लेटलेट है, वो तो बस देखेगी कि हमारा वॉल्यूम कितना है सेल का। तो इस तरह से क्या करता है, ये ग्राफ यहाँ नीचे नहीं आगे, ये फिर से आरबीसी के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ देखना बहुत जरूरी होता है। अब क्या हुआ, ये आरबीसी का जो है वो नीचे यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ये देखिए, ये कैसे 200 फेम्टोलीटर पे ये नीचे आ गया था नॉर्मली, पर इसमें क्या है, ये हवा में लटक रहा है आरबीसी ग्राफ। तो क्यों हो रहा है, ये आरबीसी क्लम्पिंग हो रही है। जब स्पेशली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, अगर इम्यून हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गए, या तो सैंपल थोड़ा सा क्लॉटेड है, हमको सैंपल लेने में बहुत देर लग गई,
तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ आके अटक जाएगा। कोल्ड एग्लूटिनेंस तो खैर आपको ज्यादा कुछ मायने नहीं रहेगा, पर आरबीसी क्लैंपिंग और क्लॉटेड सैंपल्स आपको जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो है, ये आरबीसी ग्राफ यहाँ आके अटक जाता है। अब मैक्रोसाइटोसिस में क्या होगा, नॉर्मल जो हमारा ग्राफ गया, ये देखिए यहाँ पे आकर रुक गया है, पर जब 200 फेमटोलीटर से ये ज्यादा चले गए, देखिए बहुत आगे चला गया, मतलब हमारे पास बड़े वाले सेल की मात्रा यहाँ पर ज्यादा हो गई। ये क्या काउंट कर रहा है, वॉल्यूम काउंट कर रहा है, तो ये बड़े वाले सेल्स की मात्रा हमारे पास ज्यादा आ गई, तो ये यहाँ तो मैक्रोसिटिक एनीमिया रहेगा। तो यहाँ तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस समय पेशेंट का क्या करवाएंगे, B12 और फोलिक एसिड असेस कराएंगे कि पेशेंट का B12 लेवल्स कितना है, और अगर B12 लेवल नॉर्मल आता है तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से वर्कअप कर रहा है। पर 99% प्रॉब्लम्स आपके B12 फोलिक एसिड से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपका ग्राफ देखिए ऐसे 200 फेमटोलीटर से शूट कर रहा है। अब दूसरे पार्ट्स क्या होते हैं, इनमें आरबीसी ग्राफ एंडाइसिस होती है, उसमें एक आरबीसी होती है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, मतलब वो आरबीसी का वॉल्यूम कितना है। दूसरा होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH, वो आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है। और MCHC मतलब टोटल PCV जो है, टोटल ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन का टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और ये RDW, जो RDW होती है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये हमको बहुत अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो देखिए MCV, नॉर्मल MCV कितना होता है, 80 से 100 फेमटोलीटर्स होता है। ये देखिए MCV 80 से 100 के बीच में नॉर्मल है। तो जैसे नीचे की तरफ जाएगा उसके सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, ये दोनों क्योंकि हमारे सेटिंग्स में बहुत कॉमन है, और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में तो खैर हमको हिस्ट्री मिल जाएगी कि पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, पेशेंट को क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कोई और क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में है। पर ये दोनों के केसेस में तो हमको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, हमको हिस्ट्री देगा ही नहीं पेशेंट। तो क्या होगा, ये जो MCV है हमको ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर MCV 100 से ज्यादा है तो B12 फोलिक एसिड मैंने जैसे बताया, लिवर डिजीजेस में भी 100 से ऊपर चले जाता है MCV, और थायराइड डिसऑर्डर्स में भी चले जाता है। ये तीनों चीजें हमारे अल्कोहलिक लिवर डिजीज, स्पेशली अल्कोहलिक्स में क्या होता है, जब तक लिवर डिजीज नहीं डेवलप हुई है उसमें उनमें भी MCV थोड़ा हायर साइड में रहता है। तो ये जो जनरल कंडीशंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमको डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स जो मिलते रहते हैं उनके लिए है। अब MCH बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, 27 to 32 पिकोग्राम्स रहता है। MCV से मेन आपका रहता है MCV। MCHC रहता है 32 to 36%। MCHC के 2-3 ही कारण है, कम हुआ है मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और MCV कम हुआ है और MCHC नॉर्मल है तो मतलब पेशेंट को हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है या ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। तो ये 2 ही कंडीशंस होती हैं। MCHC हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है जब MCV कम है। अभी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये देखिए, ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है, ये देखिए ये कैसे अलग अलग तरह के सेल्स हैं। तो RDW क्या होता है, ये अलग कितना अलग है एक दूसरे से सेल, ये हमको बताता है। अगर RDW ज्यादा है तो इसका मतलब सेल टू सेल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अगर RDW नॉर्मल है तो मतलब सेल टू सेल वेरिएशन बहुत कम है, मिनिमल है। अब हमारा लॉजिक लगाएंगे इसमें हम लोग कि सेल टू सेल वेरिएशन कब ज्यादा होगा। अब आरबीसीज हमारे बोन मैरो में बन रहे हैं, बोन मैरो को पूरा खाद पानी चाहिए, आयरन चाहिए, B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, तभी वो तब क्या करेगा। अब उसके पास इन चीजों की कमी है तो कुछ आरबीसीज को वो आयरन ज्यादा देगा, कुछ को कम देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, कुछ छोटे आरबीसीज बनेंगे, कुछ बड़े आरबीसीज बनेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, RDW बहुत ज्यादा रहेगी। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं जैसे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या है, पेशेंट का जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी जो हीमोग्लोबिन चेन्स बन रही हैं वो हर किसी की नॉर्मल बन रही है, क्योंकि न्यूक्लियस को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको इसी तरह का हीमोग्लोबिन बनाना है। तो वो जो हीमोग्लोबिन है हर किसी को यूनिफॉर्मली मिल रहा है, हर सेल को। तो थैलेसीमिया में क्या होगा, सेल माइक्रोसिटिक बनेंगे, MCV कम रहेगा, पर हर तरह का सेल एक दूसरे के जैसा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, RDW जो है हमारी नॉर्मल हो जाएगी। तो स्पेशली जो PHCs में या हम जब छोटे सेटअप्स में काम करते हैं ना, ये RDW को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर MCV कम है और RDW ज्यादा है तो हम उसको आयरन डेफिशिएंसी मानकर चलते हैं।
और अगर एमसीवी कम है और आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है तो हम उसको थैलेसीमिया मानकर चलते हैं, और उस तरह से फिर पेशेंट का या तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं या तो आयरन प्रोफाइल, क्योंकि हमारे इंडिया में पेइंग कैपेसिटी भी बहुत बड़ा इशू होता है। तो हम इतना एनीमिया में बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो पेशेंट तो पहले ही बोल देगा कि चलो हमको कुछ नहीं कराना है, हम खून सही में भी खून कम में भी सही है। तो इस तरह से हमको वाइजली काम करना पड़ेगा कि अरे चलो इसका आरडीडब्ल्यू बहुत नॉर्मल है, पेशेंट का एमसीवी कम हो गया है, पेशेंट की यंग एज है, थोड़ा सा उसके जो फ्रंटल प्रोमिनेंसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि पेशेंट को थैलेसीमिया है। उसका स्प्लीन पाल्पेट करेंगे, उसके बाद हम, क्योंकि पेशेंट पेइंग नहीं है, तो विल आस्क हिम टू गो फॉर द एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ओनली। तो एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से हमको थोड़ी वाइज जजमेंट रखनी पड़ती है। अब थोड़ी सी केस रिपोर्ट्स देखते हैं हम, सीबीसी रिपोर्ट्स पे, सिर्फ आरबीसी इंडाइसिस के बेसिस पे देखेंगे। अब अभी डब्ल्यूबीसी पे भी नहीं गए, प्लेटलेट्स पे भी नहीं गए। अब उसका हीमोग्लोबिन पेशेंट का 7.4 ग्राम हो गया है, एमसीवी 65 फेम्टोलीटर्स है। ये क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। 80 से 100 फेम्टोलीटर्स एमसीवी हमने देखा नॉर्मल है। एमसीएच जो है उसका 18 पिकोग्राम हो गया है, वो भी कम हो गया है। हमने देखा एमसीएच 30 से पिकोग्राम से होता है, और आरडीडब्ल्यू जो है 19 है, इसकी आरडीडब्ल्यू बहुत बढ़ गई है, 16 कट ऑफ होता है। तो अब बताइए इसमें क्या रहेगा हमारा डायग्नोसिस, प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या रहेगा? एमसीवी कम हो गया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, इसका मतलब इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अब क्योंकि आरडीडब्ल्यू इसका बड़ा हुआ है तो हम क्या मान के चलेंगे, इसको शायद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। फिर हमको इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि बच्चा है, ग्रोइंग एज में है, या तो प्रेग्नेंट लेडी है, या तो कोई लेडी है जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस बहुत हो रहा है, या तो ओल्ड एज पेशेंट है, उसको स्टूल में ब्लड जा रहा है, पाइल्स हो रहा है, या कोई कार्सिनोमा कोलॉन पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमको एसोसिएटेड फैक्टर्स भी देखने होंगे। फिर इसके बाद हम सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे उनको, देखो हीमोग्लोबिन कम था, एमसीवी कम था, आरडीडब्ल्यू ज्यादा था, तो हमारा प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हुआ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसके बाद हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, आप सिर्फ आयरन इंडाइसिस करा दीजिए, हमारा काफी काम हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम वो डिसीजन लेंगे। पर अब ये जो हीमोग्लोबिन लो है, एमसीवी लो है, आरडीडब्ल्यू ज्यादा है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में भी हमको मिलते हैं। तो इस समय हमारे क्या काम आएगी, हिस्ट्री काम आएगी पेशेंट की, कि हमको पूछना पड़ेगा आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर तो नहीं है, आप कोई दवाइयां क्रॉनिकली तो नहीं खा रही हैं, और इस तरह से हमको पेशेंट को इवैल्यूएट करना रहेगा कि आयरन डेफिशिएंसी की क्रॉनिक डिसऑर्डर एनीमिया है। पर उसके बावजूद भी हमको सीरम आयरन कराना रहेगा, सीरम फेरिटिन कराना रहेगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और परसेंट सैचुरेशन, और फिर इसके अनुसार हमको डिसीजन लेना रहेगा कि पेशेंट को किस तरह की एनीमिया है। अब क्या होता है, ऐसे नॉर्मल, ये देखो ये जो रेड कलर का ग्राफ है ना, ये नॉर्मल ग्राफ है। हमेशा हमको नॉर्मल ग्राफ नहीं मिलेगा। ये 30 फेम्टोलीटर से शुरू हुआ, ये 100 फेम्टोलीटर तक आ गया, अब ये एक दूसरा सा कर्वेचर आ गया। अभी भाई ये कर्वेचर क्या हो गया, तो ये क्या था, यहाँ से तो हमको पता चल रहा है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। देखो एमसीवी 76 फेम्टोलीटर है, आरडीडब्ल्यू अभी भी ज्यादा है ना। आरडीडब्ल्यू अब ज्यादा क्यों रहेगी इसकी, अब डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल है, इसका हीमोग्लोबिन 10.4 है, पर ये जो कर्वेचर क्या है, इसका मतलब यहाँ पे एमसीवी थोड़ा सा रेज हुआ। तो ये जो एमसीवी रेज हुआ है, मतलब कि यहाँ पे सेल थोड़े बड़े वॉल्यूम वाले हैं। तो सेल बड़े वॉल्यूम वाले कब आने शुरू हो जाएंगे, जब हमने पेशेंट को आयरन देना शुरू कर दिया। तो जो नए आरबीसीज बनते हैं उनका जो वॉल्यूम रहता है रिलेटिवली जो हमारे पुराने आरबीसीज होते हैं उससे थोड़ा कम होता है। तो ये हमारा क्या सिग्निफाई करेगा, ये जो कर्व है ये रेड एरो वाला, कि इनके नए आरबीसीज बन रहे हैं। और ये जो क्योंकि नए आरबीसीज हैं, क्योंकि नियोसाइट्स हैं, डे 1 से डे 3 तक जो हमारे आरबीसीज बॉडी में रहते हैं ना, वो थोड़े वॉल्यूम ज्यादा रहता है, रेटिकुलोसाइट्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी से रिकवर कर रहा है। और अगर हमने उसको पता चला कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था और हमने कोई भी आयरन थेरेपी नहीं दी है, फिर भी ये डेफिनेट सेकंड कर्व मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, और एमसीवी फिर भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को ये मैक्रोसाइट्स इतने सारे हैं। मैक्रोसाइट्स दूसरी कौन सी कंडीशन में आएंगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम इसमें से क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे कि पेशेंट को मिक्स्ड टाइप ऑफ डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी भी है और
B12 डेफिशिएंसी भी। B12 डेफिशिएंसी पे अभी हम आते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एमसीवी लो पे चल रहे हैं, ठीक है। जब पेशेंट का एमसीवी लो है, अब लो हीमोग्लोबिन और लो एमसीवी क्या होगा, थैलेसीमिया में भी देखा है, हमने देखा। पर जब अगर आरडीडब्ल्यू जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, हमको रूल आउट करने में लगाएगा कि ये शायद थैलेसीमिया हो सकता है। तो हम पेशेंट का एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जरूर करवाएं। और फैमिली हिस्ट्री भी फिर से हमारे काम आएगी कि उनकी मदर को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री है क्या, उनके फादर को ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री है क्या, वो कौन सी रेस के हैं। स्पेशली सिंधीज पंजाबीज में थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया माइनर का बहुत ज्यादा रेट होता है, गुजरातीज में। तो ये सारी चीजें हमको एड ऑन करेगी कि पेशेंट, हम थैलेसीमिया की लाइन पे सोचें और पेशेंट का एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी जरूर करवाएं। अभी मैंने 2 तरह के सीबीसी ये प्लेट में रखे हैं। अभी हम लेफ्ट साइड वाला सीबीसी देखेंगे। इसका हीमोग्लोबिन कितना है, 9.7 है, ठीक है। एमसीवी कितना है, 69 है। एल यानी लो है, एमसीएच लो है, एमसीएचसी लो है, आरडीडब्ल्यू जो है क्या है, हाई है, ठीक है। ये एमसीवी कितना है, 69 है, आरबीसी काउंट 4.28 है। तो एक मेंजर इंडेक्स होती है एमसीवी को, और एक दूसरा हमारा तरीका होता है आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया को अलग करने का। ये जो एमसीवी को हम आरबीसी काउंट से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर एमसीवी को आरबीसी काउंट से डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए ये एमसीवी हुआ और ये आरबीसी काउंट हुआ, तो जो 4.28 69 डिवाइडेड बाय 4.28 क्या हो जाएगा, मोर देन 13 आएगा। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये प्रोबेबली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ये देखिए इसका ग्राफ कैसे अक्यूटली जा रहा है ना, यहाँ आके रुक गया है। थोड़े सेल तो थोड़े बड़े रहेंगे ही, तो ये 100 के नीचे आया है। नॉर्मल ग्राफ कैसा रहता है, यहाँ 50 से शुरू होता और ये 200 पे आता। तो मतलब माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, कोई रिकवरी नहीं हो रही है, मैक्रोसाइट्स इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, मतलब एसोसिएटेड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं है। मेंजर इंडेक्स जो कि एमसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट से वो मोर देन 13 है, तो ये प्रोबेबली, और आरडीडब्ल्यू ज्यादा है। 5 पॉइंट्स हमको पॉइंट आउट करने लगा रही है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब हम ये दूसरा देखते हैं सीबीसी। अब इसका एमसीवी फिर से 61 है, एमसीएच 18 है, एमसीएचसी 29 है। आरडीडब्ल्यू इसका कितना हो गया, ये देखिए नॉर्मल है एब्सोल्युटली। अब ये एमसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट करते हैं, 61 डिवाइडेड बाय 7, तो मोटा मोटा 10 के नीचे आएगा, है ना। 70 भी रहता तो 10 के नीचे आता, मतलब मेंजर इंडेक्स क्या है इसकी, लेस देन 13 है। तो आरडीडब्ल्यू नॉर्मल, मेंजर इंडेक्स लेस देन 13, सो इसका क्या डायग्नोसिस बनेगा, थैलेसीमिया। क्लियर है ये, बहुत छोटी सी पॉइंट है पर बहुत हेल्प करती है हमको सीबीसी को रीड आउट करने में। हम लोग कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, पर बहुत आसान हो जाता है सीबीसी। और उसके बाद हमको किस तरफ बढ़ना है, नहीं तो क्या होता है एमसीवी कम आया, चलो 2 पेशेंट को आयरन दो, आयरन दो, आयरन दो। अब क्या हो जाएगा, अब थैलेसीमिया को आप आयरन देते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को हीमोसाइटोसिस हो जाएगा, लिवर डिजीज हो जाएगी, लिवर में हीमोक्रोमेटिन अक्यूमुलेट होते जाएगा, आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पे वाइजली एक्ट करना है, क्योंकि फिर पेशेंट कॉम्प्लिकेट होगा। फिर आयरन चिलेशन कराना है उसका। आयरन चिलेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा हेडेक होता है। आयरन चिलेटिंग एजेंट्स के अपने अपने खुद के साइड इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने सीबीसी को प्रॉपरली रीड आउट कर लिया तो क्या हो जाएगा, हमारा काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पेशेंट को ओवर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी, पेशेंट को अंडर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी, और बहुत ज्यादा बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं कराने पड़ेंगे। इस तरह से उसका पैसा भी बच जाएगा और पेशेंट को ट्रीटमेंट अलग मिलेगी, प्रॉपर वो अलग, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन 8.2 है, एमसीवी देखिए 100 के ऊपर पहुंच गया, आरडीडब्ल्यू देखिए 16 के ऊपर पहुंच गई, मतलब ये 18 हो गई। तो एमसीवी बढ़ा हुआ है, आरडीडब्ल्यू, तो हमारा पहला ध्यान किस तरफ जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लो हीमोग्लोबिन, हाई एमसीवी, हाई आरडीडब्ल्यू, क्या हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब उसमें हम इनको क्या बोलेंगे, हम पैथोलॉजिस्ट को बोलेंगे कि आप इसका क्या करिए, पेरिफेरल स्मीयर कराइए। और पेरिफेरल स्मीयर में हमको अगर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा और एड ऑन कर देगा कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही है। आप फटाफट B12 और विट्कोफॉल इंजेक्शन दीजिए, पेशेंट विल रिस्पॉन्ड लाइक एनीथिंग। 7 डेज में उसका हीमोग्लोबिन जो 7 था 8 आ जाएगा, रेटिक काउंट जो 0 था वो 12% आ जाएगा, और विद इन अ मंथ पेशेंट मैजिकली ट्रीट हो जाएगा, सिर्फ सिंपल B12 और फोलिक एसिड ट्रीटमेंट से। अब ये देखिए सीबीसी,
इसमें सीबीसी में आरबीसी काउंट 2.69 है, बहुत कम हो गया है। हीमोग्लोबिन जो है 10.6 हो गया है और इसका एमसीवी कितना है 117 और आरडीडब्ल्यू इसकी ऑलमोस्ट नॉर्मल है। पर क्योंकि बीटल डेफिशिएंसी सीवियर फेज में जा चुकी है, 117 एमसीवी आ चुका है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये देखिए इसके जो आरबीसी कर्व देखिए कितना मोटा हो गया है। आरबीसी कर्व हमेशा कितना रहेगा, इतना छोटा सा पतला रहता है, पर इसका देखिए कितना बड़ा हो चुका है। तो ये 100 और 200 के बीच में मैक्सिमम आरबीसीज हैं इसके। देखिए 100 के नीचे कितने कम आरबीसीज हैं, अराउंड 20 to 30%, पर 70% आरबीसीज किस जोन में आ गए हैं, 100 to 200 फेम्टोलीटर्स में, और थोड़े तो 300 फेम्टोलीटर्स तक भी चले जा रहे हैं। सो दिस इज हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग इट एज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये देखिए डब्ल्यूबीसी कुछ काउंट ही नहीं दिया सीबीसी ने, फ्रैक्शन करके आ गया। प्लेटलेट्स उसकी 24,000 हो गई। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 to 4.5 lakhs। अब हम क्या करें, इसका डब्ल्यूबीसी काउंट ही नहीं आया है, तो क्या होगा, इसका मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया में वो इतना सेल काउंट बढ़ जाता है कि वो डब्ल्यूबीसी काउंट कर ही नहीं पाता है। फिर ऐसे में आप पैथोलॉजिस्ट को क्या बोलेंगे, काइंडली आप हमारा पीएस देख के दीजिए। तो जैसे ही पीएस देखेगा पैथोलॉजिस्ट, उसमें क्या निकल आएगा, एक्यूट ल्यूकेमिया। अभी डब्ल्यूबीसी काउंट्स हम जल्दी निपटाएंगे क्योंकि ये सबको पता है, सारी चीजें पता है। ल्यूकोपीनिया कब कहा जाता है, जब डब्ल्यूबीसी काउंट लेस देन 4000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम है। मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, कीमोथेरेपी, मलेरिया, ठीक है। टाइफाइड इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोपीनिया। टाइफाइड को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जब भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम आए हैं, रिलेटिव लिम्फोसाइट्स हायर साइड में है, पेशेंट को 8-10 दिन की फीवर की हिस्ट्री है, तो आप उसका विडाल करवाइए और आपको मिल जाएगा टाइफाइड। डेंगू फीवर में भी डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत हो जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, प्लेटलेट्स भी उसके साथ कम है, तो हम डेंगू का आईजीएम कराने बोलेंगे और हमारा डेंगू डायग्नोज हो जाएगा। अब ल्यूकोसाइटोसिस मोर देन 11,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। न्यूट्रोफिलिक, अगर न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंट ल्यूकोसाइट है तो उसका कॉजेज, मोस्ट कॉमन कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, ट्रॉमा होता है, बर्न होता है, सर्जरी होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, प्रेगनेंसी होता है। अगर लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हैं तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में बढ़ता है, हेपेटाइटिस में बढ़ता है, साइटोमेगालोवायरस में बढ़ता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस में लिम्फोसाइटोसिस होता है। दिस इज वन ऑफ द कॉमन। तो आपको पेशेंट को लॉन्ग हिस्ट्री है, खांसी की हिस्ट्री है, फीवर है, पेशेंट का ईएसआर करवाइए, लिम्फोसाइट ज्यादा आ रहे हैं पीएस में, तो उसका पेशेंट का या तो ईएसआर करवाइए उसका, फिर सीबी नेट के लिए भेजिए, स्पूटम कराइए, और उसके बाद आपको ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोज करने में हेल्पफुल रहेगा। और अनदर कॉज है सीएलएल में हमेशा 30-40 हजार सेल तक काउंट बढ़ जाता है, और सीएलएल हमेशा डायग्नोज जब एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट जो होता है। देखो जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है ना, 2 तरह के आते हैं, एक तो परसेंटेज में देता है, एक एब्सोल्यूट काउंट देता है। तो जैसे ही आपको लिम्फोसाइटोसिस उसके सीबीसी स्ट्रिप में मिला है, तो आपको क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट देखना है। तो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट अगर मोर देन 5000 सेल्स है तो ये हाई अलर्ट है, स्पेशली अगर पेशेंट की एज मोर देन 60 इयर्स है। तो आप वो पेशेंट को तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजिए और बताइए कि ये सीएलएल हो सकता है आपको क्रॉनिक। और सीएलएल जो होती है ना, वो कीमोथेरेपी को बहुत स्प्लेंडेड वे में रिस्पॉन्ड करती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि उसको कुछ कैंसर हुआ था। तो आप अगर अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोज कर देते हैं, उसका लिम्फ नोड लिम्फेडिनोपैथी नहीं हुआ है, सिर्फ लिम्फोसाइट्स बड़े हैं थोड़े, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाएगी प्रॉपर और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से भी बचेगा, ठीक है। सो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए मैं सीबीसी स्ट्रिप दिखाती हूँ आपको। एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट ये देखिए, ये जो है ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन जो है एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट है। ये देखिए 1.9 यानी 1900 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये 15% लिम्फोसाइट्स है और 1900 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर लिम्फोसाइट है। उसी तरह से ये न्यूट्रोफिल्स जो है 8500 सेल्स पर क्यूबिक एमएम है। तो न्यूट्रोफिल्स भी अगर लेस देन 2000 तो हाई अलर्ट रहता है, लेस देन 500 सेल्स पर क्यूबिक एमएम हुए तो हाई अलर्ट होता है, मतलब वो पेशेंट को आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाना है। अगर एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम है इन द पेशेंट ऑफ मोर देन 60 इयर्स, मतलब हाई अलर्ट है, पेशेंट को क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया हो सकता है, आप तुरंत पेशेंट को रेफर कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमको डिफरेंशियल काउंट्स में हमको बहुत सारी कहानियां बोल जाते हैं। ईओसिनोफिलिया के तो वर्ल्ड वाइड सबको पता है, फाइलेरियासिस, ट्रिचिनोसिस, ईओसिनोफिलिया, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये सारे कॉजेज हैं। अब डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम्स कैसा होता है, जो पहला हिस्टोग्राम आता है, जो छोटे सबसे सेल लिम्फोसाइट इधर आएंगे, मिड सेल इधर आएंगे, न्यूट्रोफिल इधर आएंगे, न्यूट्रोफिल सबसे बड़े सेल रहेंगे, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिलिया है तो पेशेंट के इधर सेल्स एग्रीगेटेड रहेंगे,
अगर पेशेंट को इओसिनोफिलिया है तो इधर एग्रीगेटेड रहेंगे सेल। और जो ये होते हैं ल्यूकेमियास होती हैं वो हमेशा क्या होता है लिम्फोसाइट के जोन में आ जाती हैं, क्योंकि ब्लास्ट सेल जो होते हैं ना वो लिम्फोसाइट के जोन में आ जाते हैं। तो ये देखिए WBC काउंट 4100 है और ये सेल देखिए ये यहाँ पे कैसे CLL इसको ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे सेल WBC काउंट 1,34,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर है ना। तो 1,34,000 और ये 190 to 230 फेम्टोलीटर पे पीक आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये जरूर लिम्फोसाइट्स रहे होंगे और ये जरूर CLL होगा। ठीक है, ये अब प्लेटलेट्स हम थोड़ा फास्ट बताते हैं। प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज 1.5 to 4.5 लाख है। ये PS में देखिए प्लेटलेट्स दिख रही है आपको। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट कम हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉजेज कौन से होते हैं, मलेरिया, डेंगू और लेस कॉमन है HIV, लेप्टोस्पायरोसिस और ड्रग इंड्यूस्ड। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी वन ऑफ द कॉमन कॉज है। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम हुआ है, MCV 110 है, तो तुम्हारा टक से एक सुई बजनी चाहिए कि अरे ये तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और आप जाइए पेशेंट का B12 फोलिक एसिड कराइए। ठीक है, अब प्लेटलेट्स बहुत एरर्स करता है। CBC जो होता है सबसे ज्यादा एरर्स प्लेटलेट्स में करता है। ये देखिए, अब आपको एरर कैसे पकड़नी है, उस CBC सेल काउंटर ने एरर कैसे की है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो नॉर्मल प्लेटलेट का ग्राफ होता है हमने कैसे देखा है, सब U शेप का होता है। अब अगर ये 30 फेम्टोलीटर के नीचे देखिए ऐसे ग्राफ ऊपर उठ गया है, ये बेसलाइन से नहीं शुरू हुआ रहा है, तो मतलब वो सैंपल में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गया है, नहीं तो कोई नॉइज है, हाई नॉइज है, नहीं तो सेल फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। अब अगर ये प्लेटलेट्स नीचे नहीं ग्राफ आके ऊपर चली गई, तो हमने पहले देखा ना ये किस लिए होता था, RBC के फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, EDTA की वजह से क्लॉटिंग हो रही है, माइक्रो क्लॉट्स बन गए हैं। और अगर इसका ऊपर ही हिला हुआ है प्लेटलेट का ग्राफ, तो क्या हो रहा है, प्लेटलेट का अनाइसोसाइटोसिस बहुत ज्यादा और ये पेशेंट रिकवर कर रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ था किसी वजह से पेशेंट को, और उसकी प्लेटलेट्स अब स्टेरॉइड्स या कुछ देने से बढ़ रही है, मतलब ये रिकवरी फेज में है। तो ये वेलकम साइन होता है। ठीक है, अब सो टेक होम मैसेज क्या है, आपको न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ ग्राफ जरूर देखने हैं। PS एग्जाम मैंडेटरी होता है। पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन आपको बोलना चाहिए, आपके सेंटर में पैथोलॉजिस्ट है उसको बोलिए आप हमको इसका PS एग्जामिनेशन करके दीजिए। MCV, MCH और RDW बहुत यूजफुल होते हैं। एडवाइस नेसेसरी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब भी जरूरी है, आयरन स्टडीज, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, B12 एसिड्स, फोलिक एसिड्स, PS एग्जामिनेशन, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपके कोई क्वेरीज हैं, अभी कुछ क्वेश्चन है आपके?